हेलो बच्चों। आज हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो हमने पहले चैप्टर पढ़ा था उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो एनसीईआरटी से बुक से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं हम जो लिख रहे हैं। क्वेश्चंस सॉल्यूशन फॉर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, राइट। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास जो दे रखा है वो देखिए, ये आपको दे रखा है। इसमें लिखा हुआ है एस्टिमेट द फ्रैक्शन ऑफ molecular volume to the actual volume occupied by oxygen gas at standard temperature pressure STP. Take the diameter of an oxygen molecule to be 3 Armstrong, right? So suppose हमारे पास ऐसा कोई बड़ा सा एक कंटेनर है, राइट। तो इसका कुछ वॉल्यूम भी है, लेकिन हमको ये पता है कि जो गैस पार्टिकल्स होते हैं इस के अंदर काफ़ी स्मॉल नंबर में होते हैं। तो अगर मैं इन सबको एसी वॉल्यूम के एक छोटे से हिस्से में ले जाता हूँ, सपोज, ठीक है, एक पर्टिकुलर हिस्से में ले जाता हूँ, तो ये जो इस पूरे वॉल्यूम का जो पूरे इस कंटेनर में जो वॉल्यूम एक्वायर करेंगे वो छोटा सा हिस्सा करेंगे, ये बहुत ही छोटा सा पोर्शन होगा। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम होगा जो ऑक्यूपाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द गैस पार्टिकल्स होंगे, राइट। तो इसका मतलब एक्चुअल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द ऑक्सीजन गैस अगर मैं निकालना चाहता हूँ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो आपको सपोज हमारे पास ये एक छोटा सा मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल का जो हमें डायमीटर दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, सपोज ये डायमीटर जो दे रखा है वो 3 आर्मस्ट्रॉन्ग है, राइट। जैसे कि आप देखेंगे 3 आर्मस्ट्रॉन्ग इसमें डायमीटर दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो वॉल्यूम होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, हमें पता है ये स्फेरिकल शेप का होता है कोई भी मॉलिक्यूल। तो उस केस में हमारा जो वॉल्यूम आ जाएगा ऑफ वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वो आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। और हमें पता है इसका जो रेडियस होगा स्मॉल आर वो डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि 3 आर्मस्ट्रॉन्ग दे रखा है, 10⁻⁻10 करेंगे डिवाइड 2, तो दैट वुड बी 1.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, राइट। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4/3 पाई 1.5 इंटू 10⁻⁻10। इसका हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 3 की पावर दे रखा है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट बिकम 1/3 इंटू पाई 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 and minus 10 power 3 means 10 power minus 30. So that would be in meter cube. Okay. इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो हमारे पास वॉल्यूम निकल के आता है ऑक्सीजन का, वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली निकल के आ जाता है। अगर हम इसको निकालेंगे तो दैट वुड बी अराउंड 1.41 इंटू 10⁻⁻29 मीटर क्यूब। इसको जो सॉल्व करेंगे यू विल गेट दिस वैल्यू। तो ये जो वॉल्यूम हमारे पास आया है वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल है, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अच्छा, इसमें जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें दे रखा है कि एस्टिमेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो हमको पता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, वो 1 मोल के आसपास होते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दैट वुड बी इक्वल टू 1 मोल मीन्स इक्वल टू नंबर ऑफ एवोगैड्रो। और जो एवोगैड्रो नंबर होता है हमारे पास दैट इज 6 इंटू 10⁻23 होता है, 6.023 होता है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो 6 हम लिख सकते हैं इंटू 10⁻23। तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन हो जाएगा टोटल मॉलिक्यूल इनटू Na, एवोगैड्रो नंबर आएगा, बाई ऑक्यूपाइड बाई
O2 मॉलिक्यूल्स जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास एक सिंगल एटम मॉलिक्यूल का हम ये वॉल्यूम निकाल चुके हैं 1.41 इंटू 10⁻⁻29। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 10⁻+23 के साथ, राइट। सो ये हमारे पास जो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पूरे मॉलिक्यूल का हमारे पास निकालना है हमको। तो 1 पॉइंट्स को मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6 इंटू करेंगे हम, ठीक है, 1.41 से हम आगे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कितना आता है। इंटू 10⁻, इसको जब सॉल्व करेंगे दैट बिकम -6, राइट। ये हमारे पास आ जाता है। अब क्वेश्चन में देखेंगे आपको पता चलेगा हमें जो निकालना है, इसमें निकालना है एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन गैस विद द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, राइट। तो हमें एक चीज़ और पता है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है यहाँ पर, वो हमारे पास जो वॉल्यूम होता है बाय द गैस वो 22.4 लीटर होता है, ठीक है। एंड दैट कैन बी रिटन एज 22.4 इंटू जो हम करेंगे तो यह हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब, ओके। और यू कैन राइट दिस एज इक्वल टू 2.24 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब, ओके। सो जो रेशियो आएगा हमारे पास इस केस में बिटवीन वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल डिवाइड बाई 22.4, ये आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑक्यूपाइड है। जो गैस जो फैली हुई है पूरे वॉल्यूम के अंदर वो हमारे पास 22.4 है। जबकि इन गैस को इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर जगह पे अगर कोने में मैं अगर जमा करके रखता हूँ, उस केस में हमारे पास जो वॉल्यूम निकल के आता है वो हमारे पास ये निकल के आता है, राइट। तो इन दोनों का जो रेशियो आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे बाई 22.4 लीटर के साथ, तो ये हमारे पास आ जाता है जो रेशियो निकल के आएगा इस केस में। तो रेशियो हमारे पास जो निकल के आता है तो वॉल्यूम ऑफ जो हमारे पास कह सकते हो एक्चुअल वॉल्यूम, राइट, एक्चुअल वॉल्यूम है हमारे पास है, तो दैट इज एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ O2 1 मोल, ठीक है, डिवाइड बाई 22.4 लीटर जो हमने निकाला था। तो ये हमारे पास जो एक्चुअल में वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6 इंटू 1.41 इंटू 10⁻⁻6, so that would be equal to 6 इंटू 0.41 इंटू 10⁻⁻6। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा बाय द 22.4 इंटू 10⁻³ से, ओके। तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू हमारे पास आएगी 6 इंटू 1.41 डिवाइड बाय 2.24, ये -2 हो जाएगा तो 10⁻⁻6 + 2 आ जाता है, यानी कि इसको थोड़ा और सॉल्व किया जाएगा। सो दैट वुड बी अराउंड 3.8 के आसपास आएगा। तो मैं 3.8 कर लेता हूँ इनटू, ये सॉल्व करेंगे 3.8 का अराउंड आएगा, ये आएगा 10⁻⁻4, राइट। तो अगर मैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ले जाता हूँ उसको तो ये हमारे पास 4.0 हम लिख सकते हैं, या 1 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4, ये हमारा आंसर है। तो सिमिलरली अब सेकंड क्वेश्चन को फॉरवर्ड हम आगे चलते हैं, तो उसमें देखेंगे हम कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वो मोलर वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मोलर वॉल्यूम होता क्या है। मोलर वॉल्यूम का मतलब है कि आपके पास जो पार्टिकल है, सपोज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं अगर मान लीजिए नंबर 1 एवोगैड्रो के नंबर के बराबर होते हैं, तो ये जो एवोगैड्रो नंबर के जितने पार्टिकल, इसका जो मास होता है उसे कहते हैं मोलर मास, ठीक है, या मोलर वेट। तो ये जो मोलर मास निकल के आएगा वो मास ऑफ सिंगल पार्टिकल इनटू एवोगैड्रो नंबर होता है, राइट। इसका मतलब ये है।
एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो अब हमारे पास जो दे रखी है, देखो कंडीशन क्या दे रखी है, वही कहता है कि ये जो वॉल्यूम निकल के आएगा शो करना है ये 22.4 लीटर के आसपास होता है, राइट। तो सबसे पहले देखेंगे एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है। तो आपको पता है जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर टी होता है वो होता है आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस, विच कम आउट टू बी 273.15 होता है केल्विन। ओके, और जो स्टैंडर्ड प्रेशर हमारे पास आता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, विच इज़ नथिंग बट 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 1.1 10⁵ पास्कल लिख लेता हूँ। ठीक है, इस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन करते समय। तो हमारे पास जो टास्क है वो ये है कि हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस होगा, मान लीजिए, ठीक है, जब ये गैस फैल जाएगी, मान लीजिए 1 मोल पार्टिकल की जो गैस होगी, अगर वो फैल जाती है 1 मोल की, उस केस में जो इसमें प्रेशर एग्जर्ट होगा वो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है और इसका जो टेम्परेचर है अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन हम रखते हैं, तो ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस आएगा वो एग्जैक्टली 22.4 लीटर आना चाहिए। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये शो करना है हमको। ठीक है, तो हमको पता है कि जो आइडल गैस होती है, आइडल गैस की जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास जो होती है वो होती है पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, राइट। अब इस केस में जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि जो म्यू की वैल्यू है वो 1 मोल है। ठीक है, आर हमें पता है ये गैस कांस्टेंट होता है विच इज़ 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, राइट। तो हम ये वैल्यू यहाँ रखेंगे। आर की वैल्यू पता गया, टी की वैल्यू हमको कितना दे रखा है, टी की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है 273.15 केल्विन। ये सारी वैल्यू हम यहाँ रखते हैं तो आपको लगेगा जो वी आएगा हमारे पास वो म्यू इंटू आर टी अपॉन पी आता है। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं 8.314 इंटू 273.15 और प्रेशर हमारे पास है 1.1 इंटू 10⁵। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, तो ये जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी ये आ जाएगी हमारे पास 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, विच इज़ नथिंग बट मिलीमीटर क्यूब, तो विच इज़ नथिंग बट 22.4 लीटर। ओके, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखो उसमें क्या कह रहा है। सो थर्ड क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। ये थोड़ा सा थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हमने जो क्लास के अंदर थ्योरी किया है उससे वो भी इसमें काफ़ी हद तक रोल प्ले करेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि आपको एक फिगर दे रखा है 12.8, ये आपके पास 12.8 फिगर है, ये फिगर 12.8 है। ठीक है, तो इसमें एक प्लॉट आपने बनाया है, जो प्लॉट है वाई एंड एक्स एक्सिस में बना हुआ है। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है पी वी और टी को, पी वी डिवाइड बाई टी, और एक्स एक्सिस जो है प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। ओके, और इसमें हमें क्या दे रखा है, एक ऑक्सीजन गैस दे रखी है जो कि 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम है, एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर की बात करता है। तो इस ग्राफ में देखो आप इजीली देख सकते हो, एक टेम्परेचर T1 है जबकि एक टेम्परेचर T2 आपको गिवन है, राइट। तो अगर मैं इस ग्राफ को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी और हमने एक रिप्रेजेंट किया था एक पर्टिकुलर टर्म जिसको हम कहते थे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन को करते समय सबसे पहले हम ये समझेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है। तो हमें पता है, हमने बताया था पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी होता है अगर आपके पास रियल आइडल गैस है, राइट। अब ये जो इक्वेशन होती है रियल गैस के लिए वो डिफरेंट होती है, यानी कि फॉर रियल गैसेस ये जो इक्वेशन है पी वी वो म्यू आर टी के बराबर नहीं होती, या तो उससे ज़्यादा हो सकती है या फिर वो लेस हो सकती है, राइट। तो इन सबको मैं टैकल करने के लिए एक टर्म को इंट्रोड्यूस कराता हूँ, तो इसको मैं पी वी इज इक्वल टू लिखता हूँ जेड इंटू म्यू आर टी। ठीक है, और z की जो वैल्यू हमारे पास आ जाती है वो आता है पी वी डिवाइड बाई म्यू आर टी, राइट। ये एक टर्म हमारे पास आ जाती है।
अगर मैं 1 मोल ऑफ गैस लेता हूँ तो, और आर को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, तो पी वी बाई टी जो हमारे पास आता है, इसको मैं कर्व अगर बनाने की कोशिश करता हूँ तो ये क्लोज टू म्यू आर टी के बराबर आता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं जेड को मान के चलता हूँ कि ये हमारे पास 1 है, तो अगर मैं इफ़ z इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, ये 1 इज इक्वल टू होता है फॉर आइडियल गैस। इस केस में z को 1 लिखूंगा तो ये टर्म जो जो इक्वेशन है आपके पास पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी हो जाएगी, z को अगर मैं 1 लिखता हूँ तो बेसिकली आइडियल गैस की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर z इज इक्वल टू मैं 1 लिखता हूँ तो पी वी अपॉन में म्यू आर टी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि पी वी अपॉन में टी कितना हुआ फिर, तो पी वी अपॉन टी जो है म्यू इंटू आर हो गया, राइट। ये हमको पता चला, यानी कि जो हमारे पास ये ग्राफ बना हुआ है जिसके अंदर ये एक टर्म बताया जा रहा है और ये जो ग्राफ बना हुआ है वो पी वी अपॉन में टी के बराबर है, यानी कि ये जो टर्म नज़र आ रही है आपको वो म्यू आर के बराबर होता है अगर हमारे पास आइडियल गैस है, क्योंकि ये जो लाइन है ये आइडियल गैस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो अगर हमारे पास आइडियल गैस नहीं है, अगर जेड ग्रेटर है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर तो म्यू, यहाँ पर जो पी वी है वो म्यू आर के बराबर है। इससे ऊपर अगर जाओगे तो पी वी की वैल्यू म्यू आर से ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ऊपर जो है म्यू आर से ज़्यादा, यानी कि ग्रेटर देन म्यू आर हो जाएगा, जबकि नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, वो लेस देन म्यू आर होगा, राइट। ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो देखो क्या पता चल रहा है कि आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा बना है। एक ग्राफ तो बना हुआ है, सपोज मैंने एक ग्राफ बनाया, एक ग्राफ जो है हमारा ऐसे बना हुआ है, राइट, और जो दूसरा ग्राफ है वो कुछ कुछ ऐसा बना हुआ है। तो पहला ग्राफ टेम्परेचर T1 पे है जबकि दूसरा ग्राफ टेम्परेचर T2 पे है। तो साफ पता है जो आइडियल गैस का बिहेवियर है वो इस लाइन के आसपास है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये जो गैस बन रही है जो टेम्परेचर T1 पे है और जो T2 पे है वो इस वाले ग्राफ से कुछ डेविएटेड है, देखिए कुछ डेविएशन है। तो ये जो डेविएशन है आइडियल गैस से, जो आइडियल ये जो ग्राफ है, जब ये म्यू आर के बराबर है आइडियल गैस बिहेवियर होता है, तो आपका जो रियल गैस है वो इससे कितना डेविएटेड है ये ग्राफ ये शो करता है। तो पहले पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। पहले क्वेश्चन है व्हाट डज द डॉटेड प्लॉट सिग्निफाइज। तो सबसे पहले डॉटेड प्लॉट का मतलब ये वाली लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो लाइन सिग्निफाई करता है ये बताता है कि कितने फॉर आइडल गैस पी वी बाई टी जो है वो कितना होता है, दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ आर के बराबर होता है, राइट। तो पहले लाइन में हम यही लिख सकते हैं कि डॉटेड लाइन सिग्निफाई दैट पी वी बाई टी इज इक्वल टू म्यू आर फॉर z इज इक्वल टू 1, ठीक है, विच इज you can say is the behavior of an ideal gas। ये एक आइडियल गैस का बिहेवियर है, राइट। अगर इससे ज़्यादा या कम होगा, फॉर एग्जांपल पी वी टी लेस देन म्यू आर होगा, ये तब होगा व्हेन z जो आपके पास होगा वो लेस देन 1 होगा। सिमिलरली जो पी वी है अपॉन टी वो ग्रेटर देन म्यू आर होगा जब आपके पास जो z होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। ये दोनों केसेस आते हैं रियल गैसेस के लिए, ये दोनों केस किसके लिए हैं, केसेस रियल गैसेस से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो पहला जो है हमारे पास इसका आंसर हमको मिल गया कि व्हाट डज दिस डॉटेड प्लॉट सिग्निफाई। तो ये बताता है बेसिकली कि आपका जो ग्राफ बनाया हुआ है इस केस में वो रियल गैसेस से कितना डेविएटेड है। फॉर एग्जांपल अगर डॉटेड लाइन के पास है आपका ग्राफ बनना तो रियल गैसेस से मैच कर रहा है, यानी कि उसकी जो बिहेवियर है रियल गैस से काफ़ी क्लोज है। लेकिन आप से थोड़े डेविएटेड नीचे जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो रियल गैस मतलब आइडियल गैस नहीं है, वो रियल गैसेस से बिहेव है। बेसिकली ये आइडियल गैस बता रहा है, ये आपका रियल गैस बता रहा है। तो जो जो नीली लाइन की जो लाइन है ये रियल गैसेस हैं और आइडियल गैस से कितनी डेविएटेड है ये ग्राफ उसको शो कर रहा है, राइट। क्वेश्चन सेकंड देखिए, विच इज ट्रू, T1 इज ग्रेटर देन T2 या T1 इज लेस देन T2, ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि ये ग्राफ देखो, ये शो करता है, अगर ग्राफ को ढंग से देखेंगे आप तो पता चलेगा, ये जो लाइन है आपके पास इस ग्राफ की, ये जो लाइन है नीचे वाली, ये प्रेशर है। ओके, तो जैसे जैसे आप इस लाइन के क्लोज जाएंगे तो आपका ग्राफ किसके मोर एंड मोर आइडल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए ये लाइन के पास जैसे आप प्रेशर को घटाते हो, पीछे की तरफ जाते हो, तो ये लाइन जो है नीली वाली, ये आपको इससे टच हो रही है, इस डॉटेड लाइन से टच हो रही है। इससे ये पता चलता है कि आपके पास जो रियल गैसेस होती हैं, जैसे प्रेशर कम करते हैं वो मोर एंड मोर आइडल गैस की तरह बिहेव करती है, राइट। लेकिन एक चीज़ और ध्यान से देखेंगे आप कि इन दोनों के अंदर जो टेम्परेचर है, अच्छा आपको होता है पी वी इजिकल टू म्यू आर टी। देखो ध्यान से देखो, पी वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ठीक है। तो इससे साफ पता चल रहा है आपको कि जो ऊपर आएगा, यानी कि पीवी के ऊपर जो आएगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, राइट। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि T1 इज ग्रेटर देन T2, और वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, आइडल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसमें आप एक चीज़ मार्क करके आपको लिखना है, क्या लिखना है कि एज यू कैन से एज द pressure you can say pressure decreases and temperature increases, ठीक है, temperature increases, real gases, you can say gases begin to behave more and more like an ideal gas, right। तो आप देखोगे इस केस में हमारे पास यानी कि लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे इसके क्लोज जा रही है इस लाइन के पास, जब टेम्परेचर लो हो रहा है तो ये नीचे से जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता चल गया। तो आपके पास सेकंड जो आपके पास आंसर है वो कह रहा है कि विच इज़ ट्रू। तो आप साफ पता चल सकते हैं कि यहाँ पर T1 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है और T2 की कम है। तो आप सेकंड का आंसर कह सकते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ट्रू, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, सी पार्ट कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी वी डिवाइड बाई टी वेयर द ग्राफ मीट्स ऑन वाई एक्स। इसका आंसर मैं दे चुका हूँ कि जैसे पी वी टी, क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन है पी वी, ये जो डॉटेड लाइन है और सारी लाइन जो है ये नीली वाली लाइन भी अल्टीमेटली यहाँ मिल जाती है, यानी कि ये वो पॉइंट है जो आइडल गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो थर्ड पॉइंट के अंदर हमें पता है आइडल गैस के अंदर जो जेड की वैल्यू होती है 1 होती है। तो इस वाली इक्वेशन में जो आपके पास z की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो पी वी इजिकल टू कितना आ जाएगा, पी वी आ जाएगा म्यू आर टी के बराबर। तो साफ पता चल रहा है कि पी वी अपॉन टी क्या बताता है, ये म्यू इंटू आर बताता है सिंपली। देखिए क्या बता रहा है, म्यू इंटू आर की वैल्यू बताता है। इसका आंसर ये हो गया। कर्व मीट्स ऑन द वाई एक्सिस, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये, तो इसकी जो वैल्यू है दैट इज म्यू इंटू आर, राइट। तो ये आप बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन गैस का एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो आपको दे रखा है द फिगर आपको दे रखा है पी वी बाई टी वर्सेज पी ग्राफ है, इसके अंदर मास ऑफ ऑक्सीजन आपको दे रखा है 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इसको चलो करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारे पास अगर हम देखेंगे, अगर हम लेते हैं फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, राइट। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो हमारे पास दे रखा है, इस केस में कितना दे रखा है, इसका जो मास दे रखा है हमारे पास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वो दे रखा है 1.00 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, राइट। तो इसका मतलब 1 ग्राम है। तो इसका मतलब क्या है, 1 ग्राम दे रखा है। तो ये आपको गिवन मास दे रखा है। और जो मॉलिकुलर मास होता है ऑक्सीजन का वो कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और मॉलिक्यूल का कितना आएगा 32, क्योंकि 2 इसमें एटम्स होते हैं, तो 2 इंटू 16 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये एवोगैड्रो नंबर भी इसमें इंक्लूड होता है ना। तो ये आपका 32 ग्राम निकल के आता है। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो गिवन मास डिवाइड बाई मॉलिकुलर मास करिए, दूसरा तरीका है नंबर ऑफ
जितने भी गिवन है डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करिए। इस केस में हम इसको यूज़ करेंगे क्योंकि हमें मास दिया हुआ है, राइट। तो नंबर ऑफ मोल जो हमारे पास आएगा इस बार वो आएगा 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में, ध्यान रखना किलोग्राम में, और ये 32 ग्राम है तो इसको किलोग्राम में करना आ जाएगा। 32 इंटू 10⁻⁻, में ये भी 3 आ जाएगा किलोग्राम। तो इसे 32 इंटू 10⁻³ किलोग्राम लिखेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/32। तो ये आपका म्यू की वैल्यू आ गई। तो वो पूछ रहा है कि PV/T ये कितना है। अब हमें पता है ये इज इक्वल टू म्यू इंटू आर के बराबर होता है व्हेन z इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू पुट करेंगे, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, नंबर ऑफ मोल्स 1/32 आ गया। और जो आर की वैल्यू हमको दे रखी है, फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर आर की वैल्यू हमको जो यहाँ पर हमें पता है वो होती है 8.314 मोल, मतलब जूल पर मोल पर केल्विन होती है। और ये जो आपके पास है ये मोल है, तो देखो मोल और पर मोल कट जाएगा, तो आ जाएगा 8.314 डिवाइड बाई 32 जूल पर केल्विन, ठीक है। देखिए पीवी जो होता है जूल में होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम जूल, वर्क डन बताता है, जबकि ये टेम्परेचर है। तो देखो ये जूल पर केल्विन आ गया, राइट। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 32 से डिवाइड करके आ जाएगा, वो हम निकाल सकते हैं, राइट। तो इसको हम जस्ट डिवाइड करते हैं, पॉइंट में आ जाएगा ये वैल्यू, इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे इसमें थर्ड डी पार्ट पे चलते हैं, ये तो इजी है, आप कर सकते हैं, इसे जस्ट डिवाइड ही करना है। फॉर एग्जांपल मैं अप्रॉक्सीमेटली 1/4.25 लिख देता हूँ इसको, राइट। चलिए इतना जूल पर केल्विन आ गया। तो अब डी पार्ट देखते हैं, डी में देखो क्या दे रखा है इसको। तो देखिए इसमें कहता है डी पार्ट क्या कह रहा है, इफ़ वी ऑब्टेन सिमिलर प्लॉट्स फॉर 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया, ठीक है। वुड वी गेट द सेम वैल्यू ऑफ PV/T एट द पॉइंट वेयर द कर्व मीट्स ऑन द वाई एक्सिस। इफ नॉट, अगर नहीं मिलता, व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन यील्ड द सेम वैल्यू ऑफ PV/T। तो देखो सबसे पहले तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक, आपको अगर ये मास दे रहे हो तो हाइड्रोजन नंबर ऑफ मोल कितने दे रखे हैं ये देखते हैं, राइट। चलो इसको जरा अलग पेज में कर लेते हैं। इसी में कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास जब मैं मास ऑफ ऑक्सीजन लिया था, राइट, जो कि 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम लिया था, तो जो हमारा मोल निकल के आता था, नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन के केस में, वो निकल के आता था 1/32। इसको ज़रा समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो इस केस में जो PV/T निकल के आता था वो म्यू इंटू आर आता था, यानी कि R/32 आता था। लेकिन अगर हम ले रहे हैं मास ऑफ ऑक्सीजन और वो भी कितना है, 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम ही है, तो जो नंबर ऑफ मोल आएगा हमारे पास हाइड्रोजन के केस में, वो भी मास अपॉन में मोलिकुलर मास आएगा, राइट। तो देखिए मास जो आपको इस बार गिवन है वो 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम ही है, लेकिन मोलिकुलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है, देखिए हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास का होता है हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो हाइड्रोजन मोलिकुलर का कितना हो जाएगा 2 ग्राम। तो इसको लिखेंगे डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम को अगर चेंज करते हैं तो, राइट। तो ये वैल्यू कितनी आएगी निकल के, देखिए ये हमारे पास निकल के आती है 1/2। अब इसको ध्यान से देखो, इसका मतलब आपके पास इसमें PV/T कितना आ जाएगा, ये आएगा म्यू इंटू आर, ये आएगा। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन के लिए म्यू दे रखा है वो दे रखा है 1/2, यानी कि इतना। इसका मतलब अगर हम PV बाई ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखना इस बात को, अगर हम PV/T और P का ग्राफ बनाते हैं तो ऑक्सीजन में ये क्या निकल के आता है, देखो PV/T ये आता है, म्यू आर जो निकल के आता है वो R/32 आता है, यानी कि मान लीजिए यहाँ आता है R/32, ठीक है। लेकिन R/32 ये आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा R/16, इधर कहाँ आएगा, ये आएगा R/8, यहाँ कहाँ आएगा R/8 है, एक मिनट, R/8 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा, इधर कहीं आ जाएगा, इसका डबल लगभग तो आएगा R/4, और R/2 कहाँ आ जाएगा, इधर कहीं आएगा, ये R/2, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आया कि R/32 कहाँ है, यहीं पर है, यानी कि ऑक्सीजन का जो PV/T आ रहा है वो इधर आ रहा है, जबकि
जो हाइड्रोजन का पीवी बाई टी आ रहा है, मतलब हाइड्रोजन का पीवी अपॉन में टी आ रहा है हाइड्रोजन के लिए, H2 के लिए, वो R/2 यानी कि बहुत ऊपर आ रहा है। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं, दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं ग्राफ से, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ समझने के लिए, तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे पास एक पीवी ग्राफ है, ठीक है, ऐसे करके। तो अगर ये मेरा 32 है, R/32 है, तो ये आ जाएगा R/16, इसका डबल यहाँ पर आएगा R/8, इसका डबल इधर आएगा R/4, और इसका भी डबल यानी कि यहाँ ये आएगा R/2। समझ आ रहा है? तो ये आपके पास जो R/2 आ रहा है, ये आ रहा है किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। और R/32 आ रहा है, ये आ रहा है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो क्वेश्चन में देखो यही आपसे पूछा गया था। दोबारा देखते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है वी ऑब्टेन सिमिलर प्लॉट्स फॉर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, वुड वी गेट द सेम वैल्यू ऑफ पीवी बाई टी? तो आंसर है नो। अलग लिख लेगा तो लिखेंगे लिख नो, ठीक है। सो पीवी बाई टी फॉर ऑक्सीजन जो है वो है R/32, वेर एज पीवी बाई टी फॉर हाइड्रोजन जो है वो है R/2। हम देखो दिख गया है, ठीक है। तो ये जो समझ में आ गया आपको, राइट। इसके बाद क्या कहता है? इफ नॉट, बिल्कुल इफ नॉट तो है ही। आगे कह रहा है इफ नॉट व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन यील्ड द सेम वैल्यू ऑफ पीवी बाई टी। अब वो कह रहा है देखो कि हमने जो मास लिया ना, 1 लिया। फॉर एग्जाम्पल हमने जो ऑक्सीजन के लिए मास लिया था, मास जो लिया था ऑक्सीजन के लिए, वो लिया था 1×3 किलोग्राम, यानी कि 1 ग्राम लिया था। और यहाँ जो मास लिया था हाइड्रोजन के लिए, वो भी कितना लिया था? वो भी लिया था 1×3 किलोग्राम। तो हमारा पी वी बाई टी R/2 आया था, और ऑक्सीजन के लिए पी वी बाई टी R/32 आया था। अब वो कहता है मैं इसको R/32 ही बनाना चाहता हूँ हाइड्रोजन वाले की, तो इसका कितना मास लूँ, इसका कितना मास लूँ? समझ आ रहा है? ये हमसे पूछ रहा है। तो हमको ये पता है कि भाई पी वी बाई टी जो ऑक्सीजन का आया है, हम उसको बराबर करना चाहते हैं पी वी बाई टी किसके? हाइड्रोजन के साथ। यही तो क्वेश्चन है एज पर क्वेश्चन। और हमको पता है ये जो होता है, ये होता है म्यू जो ऑक्सीजन का निकला इनटू आर ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? ये आपके पास जो है म्यू ऑफ आर जो हाइड्रोजन के लिए। अब हमको एक चीज़ पता है, हमको क्या पता है भाई, इसमें आर तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता है, तो ये तो कट जाएगा। तो यानी कि म्यू ऑफ ऑक्सीजन हमको बराबर करना है म्यू ऑफ हाइड्रोजन के लिए। ये क्वेश्चन है। अब हमको पता है ये कैसे निकालते हैं। अब ऑक्सीजन के केस में मास ऑफ ऑक्सीजन आपको गिवन है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है जी। सिमिलरली ये होता है आपके पास गिवन मास, और किसका लिया? हाइड्रोजन के लिए, डिवाइड बाई गिवन मास किसका? जो आपका मतलब मॉलिक्यूलर मास जो हाइड्रोजन का है, राइट। अच्छा जी, अब देखिए, तो पूछ रहा है ये हाइड्रोजन का मास कितना लें कि ये दोनों ही बराबर हो जाए, यानी कि ये चीज बराबर हो जाए, राइट। ये हमको क्वेश्चन में कह रहा है। तो आपको जो मोलिकुलर मास ऑक्सीजन के लिए था ना, जो गिवन मास था, वो आपको दिया हुआ था 1×10⁻³ इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे। मोलिकुलर मास ऑक्सीजन के लिए कितना था? 32 था, ये हमको पता ही है। मोलिकुलर मास हाइड्रोजन के लिए कितना? 2 होता है। अब ये जो मास है हाइड्रोजन के लिए वो निकालना है, अब आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो कितना आता है, ये कट के आ जाएगा 16, तो आपका आ जाएगा 1/16 इंटू 10⁻³ किलोग्राम आ जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर इस मास ऑफ हाइड्रोजन को सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, राइट। तो इतना सा क्वेश्चन था ये, राइट। तो ये आप इजीली निकाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आप कर पाओगे मेरे हिसाब से, जो भी है। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू निकल के आ जाएगी ये आ जाएगी आपके पास पॉइंट, मतलब 6 के आसपास आ जाएगी, 6.25 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम आ जाता है। इसको सॉल्व करिएगा आप, तो कुछ यहाँ पर 100 लेंगे, 100 और नीचे से 100 यहाँ करेंगे तो -5 आ जाएगा। 100 डिवाइड बाई 16 अप्रोक्सीमेटली इतना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर जो एम मास चाहिए हमको हाइड्रोजन गैस के लिए, वो अप्रोक्सीमेटली चाहिए 6.25 इंटू 10⁻⁵ किलोग्राम। तो ये इसका आंसर हो गया, राइट। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4,
एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर, ये आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, हैज़ एन इनिशियल गॉज प्रेशर। देखिए गॉज प्रेशर में बताया था कि गॉज प्रेशर जो होता है प्रेशर डिफरेंस होता है, राइट। तो इस केस में जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ डिफरेंस दे रखा है। एक इसको समझाएंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हैज़ एन इनिशियल गॉज प्रेशर ऑफ 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM है, एंड अ टेम्परेचर, और किस इसका टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर, कुछ जो ऑक्सीजन है सिलेंडर से निकल गई, बाहर निकल गई, द गॉज प्रेशर ड्रॉप्स टू 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो एस्टिमेट द मास ऑफ ऑक्सीजन टेकन आउट ऑफ द सिलेंडर। देखिए क्या होता है हमारे पास कि आपके पास मान लीजिए सिलेंडर एक है, मैं बना के दिखाता हूँ इसको। देखिए मान लीजिए आपके पास ये एक सिलेंडर है, राइट, ये एक सिलेंडर हमने लिया हुआ है। तो इस सिलेंडर के अंदर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हमको कुछ वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम कितना है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर, तो इसका जो वॉल्यूम दे रखा है V1 वो 30 लीटर है, ठीक है जी। और इनिशियल गॉज प्रेशर यानी कि शुरुआत में जो गॉज प्रेशर, अच्छा बाहर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है मान लो वो P1 है, अंदर प्रेशर मान लो P2 है, राइट। तो जो डिफरेंस है इन दोनों का वो डेल्टा P होता है। तो जो बाहर एटमॉस्फेयर प्रेशर को हम ये P मान लेते हैं, ठीक है, अंदर वाले को P1 मान लेते हैं, बताऊंगा क्यों, क्योंकि हम इसे V1 लिख रहे हैं ना हर जगह। तो जो प्रेशर का डिफरेंस होगा वो होगा P1 माइनस P। तो ये प्रेशर डिफरेंस हमको दे रखा है 15 देखिए 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, ठीक है। और अंदर प्रेशर P1 है, जबकि बाहर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है मान लीजिए P है, वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, तो 1 ATM होता है। तो P1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15 + 1, यानी कि एटमॉस्फेयर अंदर जो प्रेशर है वो 16 ATM है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो वो आपके पास प्रेशर आ जाएगा अंदर वो आ जाएगा 16 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। ये हमारे पास वैल्यू दे दिया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट उसने क्या कह रहा है, इसका जो टेम्परेचर है इस बॉडी का, सिलेंडर का, गैस जो दे रखा है वो आपको 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो इसको आप केल्विन में चेंज कर लीजिए। तो 27 को डिग्री सेल्सियस को जब हम प्लस करेंगे 273 के साथ तो केल्विन में आ जाता है, राइट। और ये वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, तो आप देखेंगे 27 को 20 से करेंगे तो 300 केल्विन के आसपास आ जाएगा। एक मिनट, तो ये करने के बाद देखिए हमारे पास एक वैल्यू आ गया। तो देखो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, हमें पता है PV म्यू इंटू RT होता है, किसके लिए, फॉर आइडियल गैस। देखिए अब हम जो भी डिस्कशन करेंगे एक आइडियल गैस को समझ के ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रियल गैसेस होती तो हैं लेकिन क्वेश्चन को हम रियल गैसेस से कर नहीं सकते, काफ़ी ज़्यादा उसमें कई डिफिकल्टीज आ जाती है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, डाटा जो हमारे पास होता है इनसफिशिएंट होता है, गैसेस जो होते हैं परफेक्टली इस इक्वेशन के साथ बिहेव नहीं करती, राइट। तो हम आइडियल गैस को लेते हैं। तो इसको समझने के लिए देखिए ये आपको दे रखा है, आपको जो म्यू दे रखा है नंबर ऑफ मोल्स है, ओके। तो अगर प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 है तो नंबर ऑफ मोल में μ1 कर देता हूँ R×T1। तो इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं मुझे यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो μ1 जो हमारे पास आएगा वो आएगा P1V1 अपॉन R×T1, राइट। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स थे हम उसको निकाल सकते हैं। तो इसकी जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए प्रेशर कितना है 1.013 × 10⁵। वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 30 लीटर। तो लीटर को जब कन्वर्ट करते हैं हम 30 को तो 10⁻³ मीटर की पावर 3 आ जाता है, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास 30 × 10⁻³ चलिए डिवाइड बाई आर की वैल्यू है 8.314, वेरी गुड। और टेम्परेचर कितना दे रहा है 300 दे रखा है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आ जाएगा 19.45 मोल। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल आ गए, पार्टिकल हम बाद में निकालेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल को जब एवोगैड्रो से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकल आते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ मोल हमें निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें से कुछ गैस निकल रही है, मान लीजिए ऐसे करके निकलती जा रही है, तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ड्रॉप हो जाएगा।
कोई कहेगा वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम नहीं होगा। रीज़न क्या है कि जैसे ये कंटेनर का साइज़ तो सेम ही है, अगर कोई गैस को आप एक पर्टिकुलर उसमें डालोगे कंटेनर में, तो जो भी कंटेनर का वॉल्यूम होता है गैस पूरे में फैल जाती है, ठीक है। और अगर ज़्यादा गैस डालोगे तो उनके बीच में पार्टिकल की डिस्टेंस कम हो जाएगी, राइट। और अगर पार्टिकल कम होंगे तो उनकी डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ जाएगी, बस इतना ही फर्क पड़ेगा, लेकिन वॉल्यूम उनका क्या रहेगा, कंटेनर के साइज़ के जितना ही रहेगा, ठीक है। ओके, तो एक्चुअल जो वॉल्यूम होता है हम वो नहीं निकालते, जब कंटेनर के अंदर जो जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही हमारा वॉल्यूम हम इसमें कंसिडर करते हैं, राइट। अब देखिए, अब ऑक्सीजन गैस जब निकाली गई हमारे पास, तो आपका प्रेशर ड्रॉप हो गया। देखिए ये भी गॉज प्रेशर है, ठीक है, ये प्रेशर डिफरेंस है। तो अब आपके पास जो प्रेशर का डिफरेंस रह गया वो कितना रह गया, 11 रह गया, और टेम्परेचर ड्रॉप होकर 17 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो प्रेशर P2 आया वो आपका निकल के आ गया 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन मैंने बताया ये प्रेशर डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी इसमें ऐड कर लेंगे, तो ये निकल के आता है 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि 12 इंटू 1.013, तो 1.1 ले लेता हूँ, 10⁵ पास्कल, ये प्रेशर आ गया। ओके, चलिए अब क्या करें। अच्छा, हमारा जो प्रेशर था ये पहले वाले केस में वो 16 था, राइट, ये 16 था, तो इसको 16 कर लीजिए प्लीज़, इसको 16 इंटू एटमोसफेयर में, तो ये हमारे पास ये कैलकुलेशन करके आता है। चलिए अब इसमें जो आपके पास टेम्परेचर T2 दे रखा है वो दे रखा है आपके पास, टेम्परेचर ड्रॉप होकर 17 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो ये हमारे पास आएगा 17 इंटू 273 केल्विन आ जाता है, तो ये आता है हमारे पास 290 केल्विन। तो अब जो, अच्छा वॉल्यूम मैंने बताया, वॉल्यूम उतना ही रहेगा जितना पहले, क्योंकि साइज़ जो आपके पास कंटेनर का साइज़ है वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है, तो वो आपका 30 लीटर ही है। तो ये हमारे पास आता है अगेन 13 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो आपके पास जो नंबर ऑफ मोल आ जाते हैं अब वो कितने आ गए, वो हमारे पास वही फार्मूला P2V2 डिवाइड बाई R T2। तो ये हमारे पास देखो ये आ जाएगा 12 इंटू 1.1 इंटू 10⁵, ये आपका प्रेशर आ गया। वॉल्यूम आपका 30 इंटू 10⁻³ आ गया, ठीक है। और आर कितना 8.314 है, और टेम्परेचर आपको रखा है 290 केल्विन। तो इसको भी जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके जो वैल्यू हमारे पास निकल के आती है इस केस में, वो आपके पास 15.09 मोल आ जाती है, ठीक है। तो अब हमें जो निकालना है वो ये निकालना है कि इसमें से कितनी गैस निकल गई। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर छोड़िए, कई छोटे देहात और गांव में क्या होता है नॉर्मली कि वहाँ पर प्रॉपर पंप नहीं होते कि एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में या LPG सिलेंडर में गैस को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, एक गैस सिलेंडर जो खाली है उससे भरे वाले गैस सिलेंडर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और उलट देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हाई प्रेशर से जो गैस होती है लोअर प्रेशर में जाती है, जहाँ पर यानी कि उस सिलेंडर में जाती है जहाँ पर गैस कम है। होता क्या है कि इस दौरान जो आपका भरा हुआ सिलेंडर है वहाँ से गैस निकल के कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है दूसरे वाले सिलेंडर के अंदर, यानी कुछ वगडन तो हो रहा है। तो जब वगडन होता है तो वगडन कर कौन रहा है, वगडन कर रहा है गैस, ठीक है। तो जो गैस ऑलरेडी भरी थी ना, जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारा क्या कहते हैं गैस थी, वो दूसरे सिलेंडर में जब जाती है तो वर्क कौन कर रहा है, जो भरे वाला सिलेंडर था ऑलरेडी, उस वहाँ से वो वाली जो गैस है वो दूसरे में जा रही है, तो यानी कि वो सिलेंडर में जो गैस है वो वर्क डन कर रही है। अब वर्क डन करने के लिए हीट तो उससे कहीं से मिल नहीं रही है, तो जब वो एक्सपेंड होती है तो अपनी हीट जो है यानी कि उसकी कुछ एनर्जी जो है उस गैस को दूसरे सिलेंडर में ट्रांसफ़र करने में यूज़ हो जाती है। तो जो पहले वाला सिलेंडर होता है वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, राइट। तो ये कह सकते हो आपकी इंटरनल एनर्जी लॉस होती है, यानी कि इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे का जो टेम्परेचर होता है वो ड्रॉप होता है। आप कह सकते हैं ना कि एक जगह से दूसरे का टेम्परेचर ड्रॉप क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक है, गैस वर्क डन कर रही है। तो इस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल जो चेंज हुए यानी कि एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हुए वो कितने हुए, तो आपका जो सिलेंडर था पहले नंबर ऑफ मोल कितने थे μ1 इस वाले सिलेंडर में, वो 19.45 थे, इतने नंबर ऑफ मोल। और बाद में जो बच गए वो बच गए 15.09 मोल। तो कितनी गैस निकल गई इसमें से बाहर, वो निकल गई होगी भाई μ2 में, μ1 में से माइनस कर देंगे μ2, तो नंबर ऑफ मोल निकल जाएंगे। तो आपके पास जो ट्रांसफर्ड हो गए ना, ट्रांसफर्ड
या मोल, जो क्वेश्चन में दे रखा है आपको, देखो क्वेश्चन में दे रखा है ऑक्सीजन टेकन आउट ऑफ द सिलेंडर, एस्टिमेट द मास ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। तो ट्रांसफर या मोल्स टेकन आउट, ओके, ऑफ सिलेंडर, इस केस में कितने आ गए, वो आ गए डेल्टा म्यू 19.45 माइनस 15.09, ठीक है। इसको आप माइनस कर लेंगे, माइनस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है वो आती है 4.36 आती है ना, ओके। तो इतने नंबर ऑफ मोल्स आ गए, लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा है कितना मास ट्रांसफर हो गया। तो जो डेल्टा मास हुआ ना, डेल्टा एम, तो पहले तो नंबर ऑफ, देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना है, 1 मोल की बात कर रहा हूँ। तो आपका जो 1 मोल का मास है ऑक्सीजन का, कितना ऑक्सीजन ट्रांसफर हुआ है, तो यानी कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन का, मोलर मास ये क्या होता है, ये जो होता है ऑक्सीजन का 1 मोल का मास होता है ना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसको जब मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ मोल्स से, है ना, तो नंबर ऑफ मोल कितना है 4.36, तो आपके पास कितने में आ जाएगा, ये आता है ग्राम में, ओके, तो ग्राम में आ जाएगा। तो आपका जो मोलिकुलर मास होता है ऑक्सीजन का वो होता है 32 ग्राम पर मोल, राइट। और ये क्या है, ये है 4.36 मोल, तो मोल से मोल कट गया, तो आपका 32 इंटू 4.36 ग्राम आ गया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, ये निकल के आएगी अप्रोक्सीमेटली 139.5 ग्राम, या हम कह सकते हैं इसे, अगर मैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखता हूँ तो 0.14 किलोग्राम, ठीक है। राउंड ऑफ कर दिया मैंने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 में दे रखा है एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक 40 meter deep at a temperature of 12 degrees Celsius. To what volume does it grow when it reaches the surface which is at a temperature of 35 degrees? देखो सिंपल सी बात है कि आपके पास क्या दे रखा है यहाँ पर कि एक लेक है, ओके। अब ये लेक जो दे रखा है इसकी हाइट है, मतलब डेप्थ है 40 मीटर, और यहाँ एक छोटा सा बलून बबल होगा, बबल में कुछ गैस होगी और प्रेशर इसके हर जगह से पड़ा, तो ऊपर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और कुछ प्रेशर है ये क्योंकि कुछ डेप्थ पे चला गया, तो जो डेप्थ पे जो प्रेशर होता है वो होता है एच रो जी, राइट। यानी कि इस पे जो टोटल प्रेशर हो रहा होगा वो कितना होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में एच रो जी हो रहा होगा। तो पहले तो ये प्रेशर निकाल लेते हैं कितना है। तो जो पहले प्रेशर, इसमें जो प्रेशर था वो P1 था, मतलब P1 रहा होगा वो इतना है ना। तो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.013 इंटू 10⁵ होता है, और एच रो जी कितना होता है, हाइट कितनी है वो है 40 मीटर, तो 40 लिख दिया। डेंसिटी ऑफ वाटर अगर देखेंगे तो हम 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, तो 10⁻³ लिख दिया, और जी जो है 9.8 हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ना बेटा बच्चों, तो ये जो निकल के आएगा हमारे पास, देखिए वो बहुत ही आसान है, जस्ट इसको कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो ये जो आएगा 40 के हिसाब से, देखिए वो हमारे पास आ जाता है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलो इसको फिलहाल ऐसे ही रहते हैं, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास एक प्रेशर आ गया बेसिकली, है ना, P1 आ गया। अच्छा आप क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दे रखा था, एयर बबल का एक वॉल्यूम भी दे रखा है, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है। तो वॉल्यूम V1 कितना है यहाँ पर, वॉल्यूम V1 जो दे रखा है वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेक एंड एट अ टेम्परेचर, तो T1 भी आपको दिया हुआ है, T1 है 12 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन कितना हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 273 प्लस 12 यानी कि 285 केल्विन हो जाएगा, राइट। तो ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। अच्छा ये जो बबल होगा यहाँ पर जब आएगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा सरफेस पे, राइट। लेकिन सरफेस पे कितना होता है प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर अलग हो जाएगा, तो प्रेशर हो जाएगा P2, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम कितना होगा इसका, वॉल्यूम थोड़ा फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट वॉल्यूम डज इट ग्रो, तो बेसिकली वॉल्यूम निकालने को कह रहा है वो, है ना। तो यहाँ पर जो होगा वॉल्यूम निकालने को कह रहा है ना। और प्रेशर P2 कितना हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, वो कितना है वो हमको दे रखा है 1.013 इंटू 10⁵, वेरी गुड। और टेम्परेचर भी दे रखा है T2 कितना दे रखा है, T2 आपको इसमें दे रखा है 35 डिग्री सेल्सियस, देखिए तो 35 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए,
तो 273 प्लस में 35 कर देंगे आप, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 308 केल्विन। ओके, एक चीज़ और देखिए, पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी आपको पता है इक्वेशन, यानी कि पी वी अपॉन में टी इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू आर। अब देखो आर कांस्टेंट होता है, जब ये गैस का पार्टिकल यहाँ से इधर गया तो क्या नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हुए? आप देखोगे नंबर ऑफ गैस तो वही है, यहाँ पर भी वही थी, यहाँ पर भी सेम ही है, तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ होंगे उतने ही पार्टिकल यहाँ भी होंगे, तो यानी कि नंबर ऑफ मोल भी चेंज होने वाले नहीं है। तो इसका मतलब पी वी बाई टी कॉन्स्टेंट है बेसिकली। तो अगर ये कांस्टेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं P1V1, यानी कि जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये डेप्थ पे 40 मीटर पे जो सिचुएशन होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे PV बाई T1, PV P1V1 अपॉन T1 वो उतने ही होंगे जितना यहाँ पर होगा। ओके, जो होगा P2V2 बाई T2। तो इसमें देखिए हमें V2 निकालना है, यानी कि V2 की जो वैल्यू निकल के आएगी, इसकी वैल्यू लिख देते हैं। देखो, तो P1 की वैल्यू हमने निकाली थी 1.013 इंटू 10⁵ प्लस, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 39। ओके, तो पॉइंट इतना ही आ जाएगा इंटू 10⁻3। ओके, तो ये प्रेशर हो गया। वॉल्यूम कितना था? वॉल्यूम था आपका 1 सेंटीमीटर का। अच्छा, इसको हम सेंटीमीटर क्यूब में लिख सकते हैं, और ये भी सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, है ना, बाकी कट जाएगा। तो ओके, अब टेम्परेचर T1 कितना था? ये था आपका 285। तो ये इज इक्वल टू कितना है? ये इज इक्वल टू है ये वाला, तो इसमें P2 कितना है? वो है 1.013 इंटू 10⁵, ठीक है। और वॉल्यूम दे रखा है V2, वो निकालना है, और टेम्परेचर T2 है वो दे रखा है 308। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर 5 लाएंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 1.013, और ये आएगा 3.92, राइट। ये भी 5 में चला जाएगा, वो कॉमन आ जाएगा, तो आएगा 3394। तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास 4.933 इंटू 10⁵, ठीक है। और अपॉन में 285 आएगा 1.013 इंटू 10⁵, हाँ, V2 अपॉन में 308। तो आप देखोगे 8 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो V2 की वैल्यू हम जब कैलकुलेट करेंगे, उसे निकालेंगे ना, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 5.3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट में 6 जो क्वेश्चन दे रखा है कि एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। तो एयर मॉलिक्यूल्स का हमें टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स निकालना है, जिसमें कि ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, वाटर वेपर्स भी हैं, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हैं। इन अ रूम ऑफ कैपेसिटी, आपको ये वॉल्यूम दे रखा है, कितनी है? 25 मीटर क्यूब दे रखा है। एट अ टेम्परेचर आपको दे रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दिया हुआ है। तो देखिए हमारे पास इसके लिए तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है ना। तो आपको पता है कि अगर हम आइडल गैस वाली सिचुएशन लेते हैं, हालांकि आइडल गैस तो नहीं है ये, लेकिन हमारे पास इक्वेशन है सॉल्व करने के लिए, वो आइडल गैस की है जिसको हम यूज़ करेंगे यहाँ, राइट। तो इसमें देखो आपको जो कैपेसिटी वॉल्यूम दे रखा है वो 25 मीटर क्यूब दिया है, ओके। और जो टेम्परेचर दे रखा है वो 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, यानी कैल्विन में हो जाएगा 300 कैल्विन। जबकि आपके पास जो प्रेशर दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो कि है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, राइट। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है नंबर ऑफ, देखिए एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। तो आपको पता है इसे निकालने का तरीका है PV इज इक्वल टू म्यू आर टी। तो इससे अब नंबर ऑफ मोल्स निकल जाता है, वहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए आपके पास जो आएगा PV अपॉन T और R, वो आएगा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और जब नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि मैंने बताया था म्यू इक्वल टू कैन बी रिटन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो जब ये निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा म्यू से, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू निकल के आ गई, वो PV अपॉन में RT आ गई, और इसे ये तो म्यू के बराबर आ गया, और NA से भी मल्टीप्लाई करना है। तो इन सब की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास निकल जाएंगे। इजी क्वेश्चन है, तो उसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो जो प्रेशर आपको दे रखा है 1.013 इंटू 10⁵, ठीक है। वॉल्यूम कितना दे रहा है? वॉल्यूम दे रखा है 25। आर कितना होता है? 8.314 होता है, और जो टेम्परेचर है यहाँ पर वो 300 केल्विन है। एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। इसको हम
सॉल्व करेंगे। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास वो अप्रॉक्सीमेटली निकल के आएगी 6.097 इन 10^26। तो इसे अप्रॉक्सीमेटली 6.1 लिख सकते हैं हम 10^26, ठीक है। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या क्या होंगे, सभी तरह की गैसेस हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या क्या है इसमें। ये इंक्लूसिव ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स, एवरी काइंड ऑफ गैसेस, ओके, एज वेल एज वाटर वेपर्स, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7, लेट अस मूव टू 7th क्वेश्चन। तो estimate the average thermal energy of helium atom at room temperature 27 degrees Celsius, temperature on the surface of sun, and third the temperature of 10 million Kelvin, okay। ये आपको दिया हुआ है। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन 7th में आपको जो दिया हुआ है वो दे रखा है एस्टिमेट द थर्मल एनर्जी ऑफ दी। तो थर्मल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है। और वो जो हमारे पास होती है, अगर हम निकाल रहे हैं हीलियम एटम का, राइट, क्या है बेटा, हीलियम एटम का। तो हीलियम एटम की जब हम बात कर रहे हैं तो केवल एक सिंगल एटम के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगल एटम है। और हीलियम क्या होता है, हीलियम जो होता है मोनो एटॉमिक गैस होती है। अगर आप ध्यान से देखो हीलियम के बारे में, तो हीलियम जो आपके पास एटम होता है ये एक मोनो एटॉमिक गैस है, राइट। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है डी, मैंने बताया 3 × n - r होता है। अब सिंगल गैस है, सिंगल ही एटम है, तो इसमें कोई रिलेशन तो बनेगा नहीं। तो आर की वैल्यू जो है यहाँ पर 0 है। तो 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल कितना 1 ही है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आपके पास आएगी निकल के वो आएगी 3, राइट। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही है, केवल 3 आ रही है। तो आपके पास जो थर्मल एनर्जी होती है वो 1/2 kBt होती है। अगर हम सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो kBt, नंबर ऑफ मोल लेंगे तो RT हो जाएगा यहाँ। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम से, राइट। तो जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाती है या थर्मल एनर्जी आती है वो 3 टाइम्स ऑफ, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो 3 टाइम्स ऑफ 1/2 kBt निकल के आती है, राइट। तो ये आपके पास 3/2 ऑफ kBt आ गया। सबसे पहले तो ये आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है एस्टिमेट द थर्मल एनर्जी, एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ हीलियम एटम एट, एक तो रूम टेम्परेचर पे निकालने को कह रहा है, फिर कहता है टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ सन, उस पर सरफेस की सन की सरफेस पे दे रखा है उस पर निकालने को कह रहा है। फिर कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ 10 मिलियन केल्विन पे निकालने को कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं रूम टेम्परेचर पे, राइट, ओके। तो देखिए हमारे पास जो रूम टेम्परेचर पे अगर निकालने को कहता है तो निकालेंगे एट रूम टेम्परेचर। तो आपका जो U दे रखा है, जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, हाँ, वो हमें दे रखा है अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, वो हमको दे रखा है 3/2 kBt, राइट। तो 3/2 kB ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो kB की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.38 × 10⁻23, ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन होता है। तो ये वैल्यू हम लिख देंगे। और टेम्परेचर आपको रूम टेम्परेचर टी की वैल्यू दे रखी है 27 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको आप कैल्विन में चेंज करिए, क्योंकि ये आपको कैल्विन में दे रखा है ना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो आ जाएगा 273 + 27, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 300 केल्विन। तो ये आ जाएगा 300 केल्विन। और ये आएगा 3/2 kB की वैल्यू लिखिए 1.38 × 10⁻23 माइनस में इंटू 300, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाती है आप इसको लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली आती है 6.21 × 10⁻21 जूल। सिमिलरली हमें जो निकालना है दूसरा, वो निकालना है एट सरफेस ऑफ सन। तो उसका जो टेम्परेचर दे रखा है सरफेस ऑफ सन पे, ठीक है, सन लिख देता हूँ। ये टेम्परेचर आपको दे रखा है 6000 केल्विन, है ना। 6000 केल्विन पे निकालना है। तो इस पर तो यू जो आएगा इंटरनल थर्मल एनर्जी वो आ जाएगा 3/2, क्योंकि हीलियम का एटम है, मोनोएटॉमिक है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं, तो 3 लिख दिया, ओके, है ना। 1/2 kBt इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एफ हमारा है 3 है यहाँ पर, ये 3 है। तो 3 आ गया kBt, और टी की वैल्यू कितनी है कि 6000 इस बार। तो बस सिंपल है तो 1.38 × 10⁻23
इंटू 6000, ठीक है। और ये जो निकल के आएगा हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1.24 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा। देखो ये काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। ओके, सिमिलरली निकालेंगे हम थर्ड वन। एट टेम्परेचर कितना दे रखा है इस बार, 10 मिलियन केल्विन दे रखा है। तो 10 तो ये हो गया, मिलियन होता है 10⁻6, ओके। केल्विन यानी कि 10⁻7 केल्विन पे निकालने को कह रहा है। तो जो यू की वैल्यू हो जाएगी वो आएगी 3/2 KBT। तो ये आ जाएगा 3/2 1.38 10⁻⁻23 इंटू 10⁻7। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 2.07 10⁻⁻6 जूल। तो ये इस तरह क्वेश्चन हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे तो देखिए क्या दे रखा है इसके अंदर। ओके, तो दे रखा है 3 वेसल्स हैं ऑफ इक्वल कैपेसिटी हैव गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, तो आपको देखो 3 वेसल दे रखे हैं। चलिए 3 वेसल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो मान लो एक वेसल है, ये दूसरा वेसल है, ये तीसरा वेसल है, ठीक है। अब इन तीनों वेसल में क्या दे रखा है, हैव गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि इनमें जो भी गैसेस हैं टेम्परेचर T1 T2 और T3, ये तीनों टेम्परेचर क्या है, इक्वल है। पहले तो ये दिया हुआ है। फिर क्या कहता है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि प्रेशर भी सेम है। यानी कि इसमें पहले अगर कंटेनर में जो गैस है उसका प्रेशर अगर P1 है, इस दूसरे पे P2 है, तीसरे पे P3, तो इनका प्रेशर भी क्या है, सेम है। ओके, राइट, ओके। और वॉल्यूम भी इक्वल है। देखो ध्यान से, वो कहता है 3 वेसल ऑफ इक्वल कैपेसिटी, यानी कि इनका वॉल्यूम भी सेम है। इन सबका वॉल्यूम क्या है, सेम है। ओके, चलो वॉल्यूम सबका सेम है, समझ आ रहा है। यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम सब सेम है। अब क्या कहता है, वो कहता है द फर्स्ट वेसल कंटेन नियॉन। इसमें नियॉन है भाई, ये मोनोएटॉमिक गैस होती है, हमको पता है। मोनोएटॉमिक सिंगल एटम मिलता है इसमें, डबल मिलता नहीं है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा आपके पास है कंटेन क्लोरीन Cl2, तो ये डाइएटॉमिक है। ओके, डाइएटॉमिक है, वेरी गुड। ये कैसा है, ये मोनोएटॉमिक है। और जो थर्ड आपके पास है वो दे रखा है, देखिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, ये आपका यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड है। तो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड लिख देता हूँ इसको, मान लो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, फ्लोराइड के नीचे मैं 6 लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो भी है ये मल्टी एटॉमिक है ना, तो मल्टी एटॉमिक लिख देता हूँ। चलो कोई नहीं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए वो कहता है डू द वेसल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स, ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसके लिए हम एवोगैड्रो का लॉ देखते हैं। एवोगैड्रो का लॉ क्या बोलता था, एवोगैड्रो लेकर कहता था कि इक्वल वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ अ गैस या मैनी गैसेस जो भी है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि सबका टेम्परेचर प्रेशर भी सेम है, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल होंगे। तो एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि इक्वल वॉल्यूम of all the gases at equal, आप इसे यूँ लिख सकते हैं, इक्वल प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये कर लीजिए। तो उसके हिसाब से, क्योंकि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम इक्वल है, तो नियॉन, क्लोरीन और यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड की इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। यानी कि ये बात एकदम सही कह रहा है। कहता है डू द वेसल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स, चलिए आंसर है यस, दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट, सिंपल बात है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या कहता है, इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इज सेम इन द 3 केसेस, इफ नॉट विच केस आरएमएस, आरएमएस में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू
लार्जेस्ट, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं आरएमएस वैल्यू होता क्या है। तो आरएमएस वैल्यू हमने पढ़ा था, इसे लिख सकते हैं 3, मतलब डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, ठीक है। तो 3RT अपॉन एम होता है रूट के अंदर, या होता है 3KBT अपॉन स्मॉल एम, ये होती है। तो आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा कि अगर मैं RT वाला लेता हूँ तो R, क्योंकि इन सब में देखो सेम टेम्परेचर है, तो सेम टेम्परेचर है तो T तीनों के लिए सेम है, ओके। तो RMS वैल्यू टेम्परेचर की वजह से तो सबको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन तुम देखोगे जो मॉलिक्यूलर मास है ना सबका अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल नियोन का मॉलिक्यूलर मास अलग है, क्लोरीन का अलग है, और यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड का भी अलग होगा। तो इससे साफ पता चल रहा है कि जो RMS वैल्यू होती है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके मोलिकुलर मास के स्क्वायर रूट के, क्योंकि स्क्वायर रूट में देखो स्क्वायर में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा उसकी, यानी इसकी जिसकी वैल्यू ये ज़्यादा होगी उसका RMS वैल्यू क्या होगा, कम होगा। और जिसका M कम होगा उसका VRMS क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। साफ पता चल रहा है इससे, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलिकुलर मास है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा मोलिकुलर मास किसका होगा, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। दिख भी रहा है क्योंकि यूरेनियम एटम काफ़ी भारी होता है, और फ्लोरीन के भी 6 एटम्स हैं। तो सबसे इसका मतलब क्या है कि मोलिकुलर मास ऑफ यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड उसका सबसे ज़्यादा है। उसके बाद क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, है ना, नियोन का तो एक ही है। तो क्लोरीन का सेकंड नंबर पे मास सबसे ज़्यादा होगा, मोलिकुलर मास ऑफ क्लोरीन, है ना। और सबसे कम किसका होगा, मोलिकुलर मास नियोन का। तो इसका जो RMS वैल्यू होगी वेलोसिटी की उसकी वजह से उल्टी होगी, जिसका मास सबसे कम है उसके RMS सबसे ज़्यादा है, यानी कि जो VRMS होगा नियोन का वो सबसे ज़्यादा होगा, और VRMS जो होगा क्लोरीन का वो सेकंड नंबर पे होगा, और सबसे कम किसका होगा, VRMS ऑफ यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, राइट। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन में क्या कहता है, विच इफ नॉट इन विच केस द RMS इज लार्जेस्ट। तो RMS लार्जेस्ट किस केस में है, नियोन के केस में, ठीक है। तो लिख देंगे VRMS इज लार्जेस्ट इन केस ऑफ नियोन, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एट व्हाट टेम्परेचर इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एन एटम इन एन आर्गन गैस सिलेंडर इक्वल टू द RMS स्पीड ऑफ हीलियम गैस एटम एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो देखो ये हमको जो दे रखा है इसमें क्या दे रखा है, आपको RMS स्पीड निकालना कह रहा है, और हमको ये सब पता है कि RMS स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है। एक तो डिपेंड कर रही है RMS स्पीड, एक तो टेम्परेचर पे, दूसरा मोलिकुलर मास पे। और तुम ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें टेम्परेचर भी दे रखा है और मोलिकुलर मास भी दे रखा है, देखो दोनों का, ठीक है। तो एट व्हाट टेम्परेचर RMS वैल्यू जो है दोनों को बराबर कर देनी है आपने। चलो क्वेश्चन को करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए अभी जो है क्वेश्चन नंबर 9 देखो कैसे करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको दिया हुआ है वो दे रखा है, सबसे पहले देखो 2 गैसेस हैं, एक तो है आर्गन और जो दूसरी गैस है वो है हीलियम। तो आर्गन और हीलियम दोनों कैसी होती हैं, मोनो एटॉमिक गैस होती हैं। आप देखोगे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन एट्सेट्रा जो भी गैसेस हैं, ठीक है, ये सब क्या है, नियोन, ये आपके पास जो होते हैं नोबल गैसेस कहलाती हैं ना, नोबल गैसेस होती हैं। ये सारी की सारी कैसी होती हैं, मोनो एटॉमिक होती हैं, किसी के साथ इनर्ट गैस भी बोलते हैं इनको, है ना, इनर्ट गैस कहते हैं, क्योंकि किसी के साथ भी किसी तरह का कंपाउंड ये बनाती नहीं है, बहुत मुश्किल से बनाते हैं, अगर बनाएंगे भी तो, है ना। तो इनर्ट गैस होती है, मोनो एटॉमिक होती हैं गैसेस, ये हमको पता है। तो एक तो कह रहा है वो आर्गन गैस, और दूसरी गैस कौन सी कह रहा है, दूसरी कह रहा है वो हीलियम गैस, राइट। तो हीलियम गैस ये रही। तो सबसे पहले आर्गन गैस के लिए लेते हैं। तो मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ आर्गन, तो आपको भी जो मीन स्क्वायर वैल्यू है वेलोसिटी RMS वैल्यू जो होती है वो होती है 3RT, ठीक है, 3RT अपॉन M स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो कहता है एट व्हाट टेम्परेचर RMS स्पीड ऑफ एटम ऑफ आर्गन, यानी कि आर्गन का टेम्परेचर पूछ रहा है। ये RMS वैल्यू जो है आर्गन वाले का क्या हो जाए, इक्वल हो जाए टू द RMS स्पीड ऑफ हीलियम, है ना, इतना टेम्परेचर, ठीक है। चलो
तो आपको करना क्या है, तो आरएमएस जो वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू किसका, आर्गन का, उसको इक्वल कर देना है आरएमएस वैल्यू ऑफ हीलियम। पहली बात तो ये, और ये होता क्या है, ये होता है 3RT अपॉन एम, एम किसका, हीलियम का, टेम्परेचर किसका, हीलियम वाली गैस का। ऐसे ही ये हो जाएगा 3RT, टेम्परेचर किसका, आर्गन वाला। ऐसे यहाँ पर मास किसका, आर्गन का, AR। ठीक है, ओके। तो टेम्परेचर ऑफ आर्गन ये तो निकालना है, टेम्परेचर ऑफ हीलियम ये गिवन है, कितना है देखो देखो। तो हीलियम का जो गैस का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, माइनस में 20 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में कितना हो जाएगा, -20 में ऐड कर देंगे 273, यानी कि 253 केल्विन हो गया है ना, माइनस है ना, माइनस हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 253 केल्विन। ओके, और मास आपको दे रखा है, मास ऑफ हीलियम क्या है देखो, मास ऑफ हीलियम दे रखा है 4U, 4U लिख देंगे, एटॉमिक मास यूनिट है ये। ऐसी मास ऑफ आपके पास जो आर्गन दे रखा है वो 39.9 है, अप्रोक्सीमेटली 40 है U। चलो अब देखो इनमें दोनों चीज़ें जो हैं इक्वल में हैं, तो जो इक्वल आपको कांस्टेंट है वो कट जाएंगे। फॉर एग्जांपल 3RT कट जाएगा और उसका रूट भी हट जाएगा, तो आपका टेम्परेचर ऑफ आर्गन जो होगा वो हो जाएगा मास ऑफ आर्गन इज इक्वल टू T ऑफ हाइड्रोजन मतलब हीलियम डिवाइड बाई मास ऑफ हीलियम। ओके, मोलिकुलर मास। तो टेम्परेचर आर्गन का कितना आ गया, तो टेम्परेचर ऑफ हीलियम आपको पता है कितना दे रखा है, ये दे रखा है 253 डिवाइड बाई मास ऑफ हीलियम कितना दे रखा है, वो दे रखा है 4 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इनटू हो जाएगा मास ऑफ आर्गन यानी कि 40U, ये कट जाएगा तो आएगा आपके पास 253 डिवाइड बाई 4 इंटू 40, तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 10, यानी कि 2530 केल्विन, ये टेम्परेचर आ गया। ठीक है, ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ओके यहाँ देखिए, तो क्वेश्चन देखिए जो ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है आपको, एस्टिमेट द मीन फ्री पाथ एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन अ सिलेंडर कंटेनिंग नाइट्रोजन एट 2 एटमॉस्फेरिक ATM दे रखा है प्रेशर एंड टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। टेक द रेडियस ऑफ अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल टू बी रफली 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो 1 × 10⁻10 मीटर हो जाएगा। कंपेयर द कोलिजन टाइम विद द टाइम द मॉलिक्यूल मूव्स फ्रीली बिटवीन द 2 सक्सेसिव कोलिजन। चलिए पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए मान लीजिए आपके पास ये कुछ गैस पार्टिकल्स हैं, राइट। तो गैस पार्टिकल जब जाता है ना ऐसे करके एक सीधे सीधे रास्ते पे जाएगा, तो अपने रास्ते में आने वाले दूसरे पार्टिकल से टकराता है। अब ये दूसरा पार्टिकल मान लो ऐसे आ रहा है, ये यूँ टकराया, तो ये जब इससे टकराया तो ये यूँ चला गया, जबकि ये पार्टिकल हो सकता है यूँ चला गया होगा, है ना। तो ऐसे करके जा रहा है, तो इसके बीच का जो रास्ता है जब कोई भी कोलिजन हो नहीं रहा, इसको कहते हैं हम क्या, मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ मतलब विदाउट सफरिंग एनी कोलिजन। ओके, और जितने समय के लिए कोलाइड हो रहे होंगे ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा टाइम ऑफ कोलिजन। ठीक है, कितने टाइम के लिए वो कोलाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से 2 घंटे चलता है पार्टिकल और केवल 1 सेकंड के लिए टकराता है, तो 1 सेकंड के लिए जो टकरा रहा है ये टाइम ऑफ कोलिजन हो गया। और जो 1 घंटे तक चल रहा है इसका क्या हो गया, मीन फ्री पाथ में जो टाइम लग रहा है ये हो गया, यानी कि सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम इंटरवल है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, टाइम इंटरवल, इसको समझते हैं। टाइम इंटरवल बिटवीन 2, एक तो ये कोलिजन हुआ होगा और एक दूसरा यहाँ, तो 2 कोलिजन हो गए ना, 1 और 2, तो इनके बीच में ये फ्रीली मूव कर रहा है पार्टिकल। ठीक है, इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन दे रखा है। और ये जो आपको दे रखा है जहाँ ये एक्चुअल में टच कर रहे हैं, कुछ समय के लिए चिपक गए होंगे पार्टिकल और चिपक के फिर मूव कर रहे होंगे या कंप्रेस हो रहे होंगे, उस पर्टिकुलर मोमेंट में जितना टाइम लग रहा है वो होगा टाइम ऑफ कोलिजन। ठीक है, कैसे निकालेंगे अभी वो सब देखते हैं। ओके, अब होता क्या है कि ये पार्टिकल जो मूव कर रहे होते हैं ना, ठीक है, वो हमारे पास जो होता है उसके लिए इक्वेशन होता है, इसको कहते हैं मीन फ्री पाथ। ये जो लेंथ होता पाथ है, जितने समय जितना लेंथ तक ये कोलाइड नहीं करते, फ्रीली मूव करते हैं, वो होता है मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ओके, इसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो आती है √2 पाई d² × n। ठीक है, तो ये जो है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम होता है हमारे पास। ठीक है, ये हम निकाल लेंगे इस चीज़ को।
तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमें जो दे रखा है इस केस में, क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है, देखिए आपको नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल दे रखा है, एक तो टेम्परेचर दे रखा है, ओके। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप, तो कंपेयर द कोलिजन ऑफ टाइम आपको निकालना है। इससे पहले आपको निकालना है मीन फ्री पाथ, एस्टिमेट द मीन फ्री पाथ, यानी कि ये लैम्डा आपको निकालना है। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने पर चलेगा, डी तो आपको दे रखा है। ध्यान से देखो कि जो रेडियस दे रखा है न्यूक्लियस का वो इतना दे रखा है। डी क्या होता है, डी जो होता है किसी भी पार्टिकल का, न्यूक्लियस मान लीजिए, इसका डायमीटर होता है। ये आपका क्या होता है, डी इसका डायमीटर, क्योंकि रेडियस आपको दिया हुआ है तो डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस हो जाएगा, यानी कि 2 × 10⁻, आपको जो दे रखा है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग दे रखा है, यानी कि 1 × 10⁻−10 हो गया, मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻−10 मीटर। ये तो आपका डायमीटर हो गया, तो डी की वैल्यू तो निकल गई। लेकिन बात आती है एन कैसे निकलेगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको देखो क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है प्रेशर। तो ये सारी डाटा जो है ना, गिवन डाटा पहले लिख लीजिए, इसी को यूज़ करके हम इसको यूज़ करेंगे। तो गिवन डाटा क्या है, सबसे पहले तो प्रेशर दिया हुआ है, तो प्रेशर दे रखा है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटीएम, 2 एटीएम। तो आएगा 2 × 10⁻1.013 × 10⁵ पास्कल, ये आपका प्रेशर आ गया। और जो टेम्परेचर दे रखा है वो कितना दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 17 डिग्री सेल्सियस। तो इसको जरा केल्विन में निकालो, तो आएगा 17 प्लस में 273, तो ये आ जाएगा हमारे पास 290 केल्विन, 90, ठीक है। और बाकी क्या दे रखा है आपको, अच्छा मॉलिक्यूलर देखिए मास भी दे रखा है आपको, है ना, ये दे रखा है आपको मॉलिक्यूलर मास। तो अब हमारे पास देखो क्या होता है, हमारे पास एक इक्वेशन है कि पी वी जो होता है इजिकल टू होता है म्यू आर टी होता है। म्यू कितना होता है, ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय जो आपके पास एवोगैड्रो नंबर होता है। तो उसको हम वैल्यू यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं। तो ये जो आप इसको ध्यान से देखना है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं पी वी, फॉर एग्जांपल पी वी है ना, तो पी, ये म्यू क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, म्यू नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ पर दे रखे हैं। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, म्यू आर टी हमको दे रखा है, तो म्यू को हम कैसे लिखेंगे, वो हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास पी वी इजिकल टू म्यू आर टी आ जाएगा। तो म्यू को जो लिखा जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर होता है इनटू आर टी, राइट, ओके। तो इसको जो लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल आर अपॉन में एन ए, राइट, टी। अब ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, ये जो एन ए है, आर अपॉन में एन ए, ये होता है के बी, राइट, जिसको कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ओके। देखो तो पी इजिकल टू कितना आ गया, पी जो हमारे पास, ओके, ये तो आप में हो गया, पी वी था ना, पी वी था, तो पी वी इजिकल टू आ गया एन इंटू के बी इंटू टी, राइट। पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ओके। तो हमें जो ये लिखा है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मैंने बताया ना, ये क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड करना है, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं पी इजिकल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन, ये वॉल्यूम को नीचे ले आओ, वी नीचे आएगा, के बी टी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट, इसको स्मॉल एन ले सकते हैं हम यहाँ पर, ये जो चीज़ है, तो के बी टी इंटू स्मॉल एन इंटू पी आ गया, राइट। तो स्मॉल एन की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल एन की वैल्यू आ गई पी डिवाइड बाई के बी इंटू टी, राइट। ये वैल्यू जो है हम उठा के यहाँ रख सकते हैं मीन फ्री पाथ निकालने के लिए, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ के लिए जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ गई, वो हम यहाँ लिखते हैं अभी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकल के आया मीन फ्री पाथ का लैम्डा, वो कितना आया, वो आ गया 1 अपॉन में रूट में 2 पाई इंटू डी स्क्वायर इंटू एन। और अभी अभी हमने एन क्या निकाला, एन जो हमने निकाला है वो निकाला है पी अपॉन में, देखिए निकाला है पी डिवाइड बाई के बी टी, है ना। तो लिखेंगे पी डिवाइड बाई के बी टी आ गया, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये जो फॉर्म हो जाएगी इक्वेशन, ये आ जाएगा के बी टी डिवाइड बाई 2 पाई पाई डी स्क्वायर इंटू पी, राइट। अब इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं। अच्छा जी, तो देखो इसमें हमें दे रखा था ना, पी दे रखा था इतना
टी दे रखा था मैं इतना, ठीक है, और के बी हमको पता ही है। तो अब के बी की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। टेम्परेचर कितना दे रखा था 290, तो हम लिख देंगे 290 डिवाइड बाई रूट में 2 इंटू पाई डी। देखो डायमीटर मैंने बनाया था तो यह 2 × 10⁻⁻10 था, ये वैल्यू उठा के यहाँ रखिए, तो 2 × 10⁻⁻10 इंटू प्रेशर। प्रेशर कितना निकाला था, प्रेशर था 2 इंटू 1.013 इंटू 10⁻5, तो लिखेंगे 2 इंटू 1.013 इंटू 10⁻5, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास निकल के आएगी, ये मैंने निकाला हुआ है, ये अप्रोक्सीमेटली आएगी 1.11 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। तो ये मीन फ्री पाथ है। तो मीन फ्री पाथ का मतलब है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, जो रास्ता ट्रेवल करता है ना पार्टिकल, जिसपे कोई भी कोलिजन नहीं होता, विदाउट सफरिंग एनी कोलिजन, दैट पाथ इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ये जो उसकी लेंथ होगी, ये एवरेज लेंथ होती है ना, यू कैन से एवरेज लेंथ ऑफ द पाथ traveled by particles between two successive collision, ठीक है, successive collisions, collision। तो ये हमारा वो पाथ निकल के आता है जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर तुमसे कोई कहे भाई यहाँ से इस पाथ को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, तो क्या आपको पता होना चाहिए पार्टिकल किस वेलोसिटी से चल रहा है, पहली बात तो ये जो वेलोसिटी होती है, इस वेलोसिटी को हम क्या कर सकते हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे वो भी हमको पता है, ठीक है। तो उसके लिए जो वैल्यू होती है आरएमएस वैल्यू के लिए, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमको के बी टी अभी हमने फॉर्मूला किया था, वो सब को पता ही है। तो आपको तो वी आर एम एस जो हमारे पास होता है वो 3 के बी टी आर टी होता है ना। तो अगर हम वन मॉलिक्यूल की बात करें तो आर टी की हम बात करते हैं, तो आर टी अपॉन में मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाता है, राइट। अब मॉलिक्यूलर मास जो हमारे पास है वो कितना दे रखा है, क्वेश्चन का देखो क्या कौन सी गैस के बारे में बात कर रहा है, तो आपको पता चलेगा यहाँ जो गैस हमें दे रखी है वो नाइट्रोजन दे रखी है। तो वन मॉलिक्यूलर मास कितना होगा यहाँ पर, वो होगा 28 ग्राम, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन का है 28 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। तो आप यहाँ पर किलोग्राम में चेंज कर दो इसको, तो 3 इंटू आर कितना होता है 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर आपको दे रखा था यहाँ हमने अभी सॉल्व किया था, टेम्परेचर था 290, यहाँ 290 लिखेंगे, और मोलिकुलर मास जो अभी आया हमारे पास वो आ गया 28 ग्राम। तो इसको जब किलोग्राम में लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा 28 इंटू 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। इसको रूट में डालते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आरएमएस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये जो वैल्यू निकल के आती है आरएमएस वैल्यू, ये हमारे पास निकल के आएगी अप्रोक्सीमेटली 508 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई कहे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, तो जो टाइम होगा उसको टी से रिप्रेजेंट करता हूँ, चलो टाउ से कर लेते हैं, इस टाइम को टाउ से करते हैं। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगा ये क्या होगा, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स होगा, या इंटरमीडियरी टाइम कहेंगे, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं इंटरमीडिएट टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है। तो ये करने के लिए आप कुछ नहीं करना, आपको लैम्डा यानी पाथ को डिवाइड करना है वेलोसिटी से, है ना। तो ये आपके पास कितना 1.11 इंटू 10⁻⁻7 आया था, डिवाइड कर देंगे बाई 5.8 से। तो ये जो टाइम हमारे पास आने वाला है ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक तो टाइम आ गया, दूसरा हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन को देखो, कंपेयर द कोलिजन, ओके, टेम्परेचर द रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूलर मास दे रखा है। तो अगर तुमसे कोई कहे फ्रीक्वेंसी निकालो, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वो 1 में टाउ हो जाएगा, ठीक है। तो 508 ऊपर जाएगा, इसको उलट देंगे, और 1.1 इंटू 10⁻⁻7 इसको सॉल्व करेंगे, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 458 इंटू 10⁻7
10⁻7 हर्ट्स आ जाती है, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आती है। चलिए, तो इसमें एक और चीज़ हमको सीखनी है लास्ट, वो ये कंपेयर द कोलिजन टाइम। तो कोलिजन टाइम बेसिकली क्या है, वो टाइम है जितने समय के लिए पार्टिकल कांटेक्ट में आके एक दूसरे के कांटेक्ट में, राइट, ये समझना है हमको। इसमें होता क्या है, जरा इसको समझते हैं। देखें, मान लीजिए आपके पास ये एक पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आया। अब हम नॉर्मली समझते हैं कि पार्टिकल यहाँ से आया, इससे दूसरे पार्टिकल से टकराया, टकराने के बाद सीधा चला गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि पार्टिकल टकराने पर भी कुछ इसके आपस में इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस जो है चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं होता कि पार्टिकल एकदम स्टील बॉल की तरह सख्त है, ऐसा नहीं होता। पार्टिकल एक स्पंज की तरह होता है, ठीक है। तो होता क्या है, ये स्क्वीज होता है, पार्टिकल जैसे नज़दीक आएगा ना तो इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा करके जब आपस में चिपकेंगे। तो आपका जो सेंटर है ना, वो सेंटर थोड़ा खिसक के यहाँ आएगा। तो ये जो डिस्टेंस, जो सेंटर के बीच में डिस्टेंस था, मान लो ये रेडियस आर था, ये भी आर था, तो डिस्टेंस डी था ना, वो डी ना रह के कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये r/2 हो जाएगा, तो यहाँ से आता है कि डिस्टेंस r/2 हो जाएगी, और ये भी थोड़ा स्क्वीज होकर नीचे आएगा नज़दीक, ये भी r/2 हो जाएगी। तो डिस्टेंस जो बीच में आ जाएगी वो r हो जाएगी। और कुछ समय के बाद क्या होगा, पार्टिकल शुरू में ऐसा था, यहाँ से यूँ आया, ठीक है, तो कुछ टाइम लगा, r/2 हो गया। फिर क्या होगा, पार्टिकल दोबारा दूर जाएगा, तो दोबारा पार्टिकल दूर जाएगा, यानी कि दोबारा से ये इतनी डिस्टेंस पे हो जाएगा, है ना, दोबारा से ऐसा होगा, थोड़ा दूर जाएगा, तो यानी कि पार्टिकल वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। तो जब ये यहाँ से इधर आया, तो यहाँ से इस पार्टिकल ने r/2 डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो यहाँ से आता कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, r/2। ऐसे इस पार्टिकल ने भी r/2 डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, यानी कि r डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। फिर जब पार्टिकल वापस यूँ जाएगा तो दोबारा से वो r/2 और r/2 डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, ठीक है। तो जो टोटल डिस्टेंस यहाँ ट्रैवल हुआ वो हुआ r, क्योंकि r/2 इसने किया, r/2 इसने किया, सिमिलरली इसने भी किया r। तो टोटल डिस्टेंस जो हुआ, और इस पूरे टाइम के दौरान पार्टिकल क्या हुआ है, इन कॉन्टैक्ट रहे। समझ में आ रहा है, इन कॉन्टैक्ट रहे। तो ये जो आपके पास जो डिस्टेंस होगा है ना यहाँ पर जितने समय के लिए डिस्टेंस ट्रैवल होगा, तो आर यहाँ पर हुआ, आर यहाँ हुआ, तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ इस केस में वो हुआ आर प्लस आर, यानी कि डी डायमीटर के बराबर हो जाएगा। जितना ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर और आर डी है ना, उतना ही डिस्टेंस ये ड्यूरिंग कोलिजन भी ट्रैवल करेंगे। तो कितना टाइम लगेगा इनको ऐसा करने में, तो आपको पता है डिस्टेंस ट्रैवल हुआ डी, तो वेलोसिटी कितनी थी पार्टिकल की, वो था VRMS। तो ये कितने टाइम के लिए ऐसा रहेगा, तो आएगा डी, हमें वैल्यू पता है, ये है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग ×10⁻⁻, सॉरी 1 आर्मस्ट्रॉन्ग रेडियस था तो 2 आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया। और जो RMS आया था, देखिए वो कितना आता था हमारा, वो हमारे पास आया था, इसमें ये पीछे से, हाँ, तो ये आया था 508, ये RMS स्पीड से आई थी, तो हम इसको 508 यहाँ लिख देंगे, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे कि भाई इन दोनों टाइम के बीच में ये क्या है, टाइम ऑफ कोलिजन है ना, टाइम ऑफ कोलिजन है। तो इस टाइम का अगर हम रेशो निकालते हैं, जो एवरेज टाइम था हमारे साथ, अच्छा इस टाइम की कुछ वैल्यू भी निकल के आएगी ना, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये जो हमारे पास निकल के आएगा टाइम की वैल्यू, ये आएगा 4 × 10⁻−13 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू हमारे पास निकल के आया था इससे पहले वाला टी का, कहाँ गया था, ये जो टाइम निकल के आया था, ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो निकल के आएगा 2 × 10⁻−10 सेकेंड आएगा। तो अगर तुमसे कोई कहे इन दोनों का रेशो निकालो, ये जो टाइम लगा है टाइम ऑफ कोलिजन, ठीक है, ये टाइम ऑफ कोलिजन है, इसका रेशो निकालो विद टाइम इंटरमीडिएट टाइम जो है बीच में बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है। तो वो हमने टाउ से रिप्रेजेंट किया है, टाउ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि टाइम बिटवीन 2 कोलिजन, बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, वो टाउ है। तो ये जो टी आया वो आया 4 × 10⁻−13 सेकेंड, जबकि ये जो आया टाउ वो निकल के कितना आया है, वो निकल के आया हमारे पास 2 × 10⁻−10, तो 2 × 10⁻10 सेकेंड्स।
तो अप्रोक्सीमेटली 2 है ना इंटू 10⁻³ सेकेंड आ जाएगा। अच्छा ये समय के लिए आ गया, ये तो ये समय आ जाएगा। और अगर तुम उसका उल्टा करोगे तो टाइम ऑफ सक्सेसिव कोलिजन बाई टाइम ऑफ कोलिजन आप निकालोगे तो वो जैसे इसका उल्टा आ जाएगा। ठीक है, तो वो हमारे पास आएगा 2 इंटू 10⁻, में इसका उल्टा करोगे टाउ पर टी करोगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻13 है ना। तो ये आ जाएगा 0.5, ये 0.5 हो गया और ये 10⁻³ हो गया +3, यानी कि 500 आ जाएगा। यानी कि जो टाउ है ऑब्वियसली ज़्यादा होता है और जो ड्यूरिंग द टाइम कोलिजन रहेगा वो बहुत कम रहेगा, तो 5 टाइम्स उसका रहेगा अप्रोक्सीमेटली। तो थैंक यू, हमारा यहाँ पर एंड होता है।